सवाल यह है कि आखिर क्यों ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है कि चुनाव कराने पड़ रहे हैं। आपको इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? क्योंकि दोनों ही कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर भी है। देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी तरह का विरोधाभास का स्वर विपक्ष के तरफ से आना चाहिए। सबसे पहली बात है, विरोधाभास तभी होना चाहिए जब आपको लगता है कि आप बहुमत साबित कर लेंगे। आपके देखिए टोटल सदस्यों की संख्या यदि 233 है और उसमें भी आप टीएमसी को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और ना ही आपने शरद पवार जी को कॉन्फिडेंस में लिया, तो आप यदि देखा जाए तानाशाही की बात भी हो रही थी। लगातार आप देखिए कि इस तरह की चीजें हो रही कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा तानाशाही की यदि बात होनी चाहिए तो सबसे पहले शुरुआत तो आपको याद होना चाहिए कि फिर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी प्रश्न उठेगा। 1952 की बात करें, चाहे 1957 की बात करें, चाहे हम 62 की बात करें, 67 की बात करें, तो फिर तानाशाही का आरोप तो जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर भी लगेगा। लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर भी तानाशाही का आरोप आप लगा रहे हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन परिपाटी तो फिर तानाशाही की यदि बात करूं, मेरा मानना है कि तानाशाही की तो शुरुआत के आज देखिए 50वां वर्ष हम के रूप में हम आज देख रहे हैं कि संविधान का गला घूंटा जिस रूप में गया था इमरजेंसी लगा करके, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा तानाशाही तो हो ही नहीं सकता। उससे बड़ी कोई परिभाषा देखें, उससे बड़ी कोई संज्ञा कहें, तो मुझे लगता है तानाशाही का तो कोई प्रारूप हो ही नहीं सकता। जो इमरजेंसी के दौरान चाहे आप मीडिया की बात करें, मीडिया तंत्र की बात करें, चाहे आप लाखों ऐसे लोग जो थे उनको नसबंदी की बात करें, चाहे उनको जेलों में ठूस दिया गया, इस तरह की चीजें जो हुई, आज भारतीय जनता पार्टी के पास 293 सीट है, आप बहुमत साबित नहीं कर सकते। तो आपको तो सबसे पहले के सुरेश को आपको सामने लाना ही नहीं था। लाने का तर्क तब बनता है जब आपको लगता है कि आप बहुमत में हैं। सबसे पहली बात है कि आप अपने खुद इंडिया अलायंस अपने घटक को ही जब आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, फिर आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं, तो तानाशाह सबसे बड़े यदि कोई हैं तो है राहुल गांधी और उनकी पार्टी है। नहीं, वो तो संविधान लेकर आते हैं जब शपथ लेते हैं और वो कहते हैं कि इसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। नीरज जी, जिस बात का जिक्र अभी रमनीश वत्स ने कहा, मैं तो सीधे सीधे कहती हूँ कि अभी तो संसद शुरू हुई है, स्पीकर का चुनाव होना है, क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है? क्यों राहुल गांधी को आकर ये कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का अपमान कर रही है मोदी सरकार? पूर्णिमा जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझसे पहले जो बोल रहे थे वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर तो उनको शायद दोनों पक्षों की बात करनी चाहिए थी। अब मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह के आपका और ऑडियंस का समय नहीं खराब करूंगा। अब मैं लौटता हूं आपके सवाल पे। देखिए, जिस संविधान के बारे में बार बार बात हो रही है, उसी संविधान के अंदर यह प्रावधान है कि स्पीकर के चुनाव की एक प्रक्रिया है। आज तक कस्टमरी तरीके से दोनों पक्ष साथ में बैठते थे और चुनाव कर लेते थे सर्वसहमति से। लेकिन ये सर्वसहमति तब बनती थी जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर भरोसा करता था। आज क्या सिचुएशन है आप समझिए। इस सदन की जो शुरुआत हुई उसमें जब प्रोटेम स्पीकर बनाने की बारी आई, जबकि प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप जानते हैं कि उसमें कोई ऐसी संवैधानिक ताकत नहीं है जिसकी वजह से हाउस के नंबर्स में कुछ भी चेंज हो पाता, लेकिन सत्ता पक्ष ने एक 8 बार के सांसद जो दलित समुदाय से आते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनने से रोक दिया। तो उन्होंने उस कस्टम को वहां तोड़ा। अब जब बात आई, सबने कहा कि देखिए ये कस्टम है कि पिछले 75 साल के इतिहास में जो डिप्टी लीडर है, जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनके चुनाव के लिए ये लोग कहते हैं कि विपक्ष को दे दीजिए। हमने भी यूपीए 1 यूपीए 2 चलाया और उससे पहले की हर सरकार में हमने बीजेपी को, चाहे वो 2 सांसद वाली पार्टी थी या 200 सांसद वाली पार्टी थी, हमने तो उनको मौका दिया कि आप डिप्टी चेयरमैन बनाइए, हाउस के अंदर डिप्टी स्पीकर बनाइए। उसकी वजह क्या थी? देखिए, आप लोग भूल गए होंगे, हमने तो अपने न्याय पत्र में लिखा था कि हम तो सप्ताह में 1 दिन सदन जो है विपक्ष के हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में पूर्णिमा जी एक अन्याय काल तो चल रहा था। स्पीकर साहब 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर देते थे, जो ध्वनि मत से आप सारे जितने विधेयक लाते थे उनको पास कराते थे।
जो प्रिविलेज है एक पार्लियामेंटेरियन की कि अगर वो वोट का डिवीजन मांग ले, आप वो तक नहीं करने देते थे। तो आज इन सारी बातों को देखते हुए जब ये समझ आया कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात सुनने के लिए आज भी तैयार नहीं है, क्योंकि अब जो सरकार है वो बीजेपी की बहुमत की सरकार नहीं है, ये एक एनडीए की गठबंधन की सरकार है। हाँ। आपको दूसरे गठबंधन को भी सम्मान देना होगा, आपने वो सम्मान नहीं दिया। हमने संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल किया, कल वोट होगा, नंबर साफ हो जाएंगे। मैं बिल्कुल समझती हूँ साहब कि ये जो शक्तियां, जो अधिकार जो स्पीकर पद के साथ आते हैं, जब सदन की कार्यवाही चलेगी तो उसमें किसका पलड़ा कैसे भारी रह सकता है, भले ही वो संवैधानिक पद रहते हुए। लेकिन जाहिर है कि यही एक कवायद है। लेकिन मेरा सवाल था आरोप प्रत्यारोप को लेकर, और ये बहुत छोटे आरोप हैं कि फोन किया 3 बार, हमें जवाब नहीं मिला, हम इंतजार करते रह गए। उस पर बात आती है कि हमने तो 3 बार फोन कर लिया। मैं इस छोटी राजनीति की बात कर रही थी, इस आरोप प्रत्यारोप की, कि सहमति न बन पाने की ये भी एक वजह रही। बहरहाल रोचिका अग्रवाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रोचिका जी, आपका भी स्वागत करती हूं। लेकिन जो नीरज मिश्रा ने कहा, आपने सुना होगा, और उनका ऐसा कहना था कि क्यों आप साथ में नहीं रखना चाहते, मतलब जो ऑपोजिशन है उसका सम्मान उस तरीके से बीजेपी क्यों नहीं करना चाहती। अगर मोदी जी कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ वर्किंग की बात करते हैं, विपक्ष के साथ मजबूत रहने की बात करते हैं, तो ऐसे मौकों पर विपक्ष को न सिर्फ सम्मान तक नहीं दे पा रही आपकी सरकार, तो स्पीकर पद को लेकर, डेप्यूटी स्पीकर को लेकर कह दिया गया हमें ये पद दे दीजिए, तो आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिस वजह से इनको अपना कैंडिडेट उतारना पड़ा। वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। देखिए, विपक्ष ने शुरुआत से ही एक वो राजनीति करने की कोशिश करी है जिसमें हर बात में सिर्फ आपने ना करना है, किसी भी फैसले पे सहमति नहीं देनी है। एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो भी एनडीए का फैसला होगा स्पीकर पद के लिए, हम उस पर अग्री करेंगे। लेकिन जब स्पीकर का पद ओम बिरला जी को दे दिया जाता है, एनडीए की तरफ से घोषणा हो जाती है, तब उसके बाद वो इशू क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं हम अपना उम्मीदवार भी उतारेंगे। जब उम्मीदवार उतारने की बात है तो शुरुआत से ही कर लेते हैं ना, जब शुरुआत से ही बोल देते, पहले कहते हैं स्पीकर हम अपना उतारेंगे, फिर कहते हैं डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। कहीं तो एक बार पे टिके, और कहीं हमेशा से हमने देखा है पिछले 10 सालों में जब भी सदन चलाने की बात आती है, विपक्ष की तरफ से सिर्फ वॉकआउट होता है, सिर्फ धरना प्रदर्शन होते हैं, सिर्फ आंदोलन होते हैं और कुछ नहीं होते। भाई, सदन चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि फैसले लिए जाते हैं, वहाँ पर डिस्कशन किए जाते हैं। ऐसा क्या है रोचिका जी जो अभी ये विपक्ष कर रहा है, जो आपने विपक्ष में रहते हुए नहीं किया? देखिए, इतना नहीं हुआ है। जब कभी अगर मुद्दों पे उठाई गई बात तो वो उठाई जाती थी, लेकिन ये तो चलने ही नहीं देते सदन। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि स्पीकर पद को लेकर क्यों सर्वसम्मति नहीं बन पाई? सर्वसम्मति बनने का स्कोप किसने कहां पर खत्म कर दिया? कहीं कोई खत्म नहीं किया गया। जब आप लोगों ने, इन्होंने पहले ही विपक्ष ने ये कह दिया, राहुल जी का पहले था। देखिए, अगर इन लोगों की आपस में ही सहमति नहीं है, जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के आपस में ही सहमति नहीं है, इन्हीं के अपने उम्मीदवार को लेके, एक तरफ मंगल ममता जी ये कहती है कि भाई ये कांग्रेस का फैसला है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वहां पर डीएमके वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। हर जगह इनका अपना ही जो इंडी गठबंधन है उनमें सहमति कहीं कुछ नहीं है। ये आपस के इंडी गठबंधन में सहमति नहीं कर सकते, तो क्या लगता है कि आपको कि सरकार के साथ सहमति कर लेगी? कि सरकार तो इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसमें तो इन्होंने, अगर किसी दिन मोदी जी ये कह दें कि सांस लेना जरूरी है, तो ये कह देंगे नहीं, सांस लेने के लिए मोदी जी ने कह दिया तो हम सांस नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें भी सरकार का फायदा हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इन्होंने कुछ भी करा जाए, अगर एनडीए मोदी जी की सरकार कुछ भी करेगी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसको अपोज करना है, बिना कोई तर्क के, बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई नीति के। ये वही सिर्फ विरोध की राजनीति पर विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है।